नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक में क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सी टेट, एच टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सी टेट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और इसे एक शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और क्लास 6 की भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को करा दिया गया एनसीईआरटी की बुक को, उसको भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ चित्र में देखेंगे जनजाति नृत्य है, यह कौन सा, संताल चित्र खर्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया, ठीक है। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज, यानी कि जिनका जीवन जंगलों पर ही निर्भर होता था। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति कहा जाता था, यानी कि ये समाज से काफ़ी अलग थलग रहते थे, ठीक है। इनकी वेशभूषा, पहनावा, भाषा सारी अलग थी। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। यानी खानाबदोश हम उन्हें कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, ठीक है। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया, ठीक है। जनजाति लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे।
किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब देखिए यहाँ पर जनजाति आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जनजातीय समूह कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पंजाब में बताया, पंजाब में खोखर जनजाति, उनके मुखिया कमाल खान गफ्फार को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था, ठीक है। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था, ठीक है। यहाँ चित्र में देखेंगे कौन कौन सी जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुल का मतलब यहाँ पर क्या होता है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं, ठीक है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इन जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोराग, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। यानी वो जहाँ से जाते थे वहाँ से सामान ले जाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ पर छोड़ते थे, जहाँ से फिर वापस आते थे वहाँ से सामान उठाते थे, लाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। यानी कि जो बंजारा लोग होते थे उनका जो कारवां होता था उनको टांडा कहते थे, ठीक है, टांडा। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ठीक है। यहाँ आपको बताया जा चुका है कि खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के लोग कैसे होते थे। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक
गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारे लोग देखिए क्या है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किस प्रकार से किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा यानी कि इनके जो समूह था टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से फिर ऐसी ही चीज़ लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टांडा में कितने लोग हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ आप ध्यान से पढ़ते रहिए। 6 से 700 तक लोग। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। ठीक है, छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां थीं। एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, इसको चीज़ को देखेंगे हम। आगे देखते हैं। कास्य, मगरमच्छ, कुटिया, कोर्ण जनजाति, उड़ीसा। ठीक है, आगे देखिए। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकताएं पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उड़ियाकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ठीक है, वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाया, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे
और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों के अनुसरण किया लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, अब आगे देखिए। राज्य की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। ठीक है, गोंड महिला चित्र में आप देख रहे हैं, ये स्थानांतरीय कृषि यानी किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है, नज़दीक से एक नज़र। गोंड, देखिए गोंड एक जनजाति है। गोंड जो लोग हैं गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। देखिए इन सारी चीज़ों को आप सही प्रकार से समझ लेंगे यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। ठीक है, यानी ये कहा गया है कि जो गढ़ों में विभाजित थे, यानी कि जो यहाँ पर राज्य क्या थे, गढ़ में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गुण कुल के नियंत्रण में थे। यानी कि जो फिर गढ़ के बाद क्या था, ये क्या है, 84 गांव की इकाइयों में विभाजित हैं, जिनको 84 कहा जाता था। और 84 फिर क्या था, उप विभाजन बरहोतों में था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। ठीक है, यानी इन सारे विभाजनों का सही प्रकार से देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदार को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंका के गोंड राजा अमनदास, ठीक है, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि गढ़कटंका के गोंड राजा यानी कि जो जनजाति राजा थे अमनदास, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंका पर हमला किया।
रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यह क्या है, एक नक्काशीदार दरवाज़ा है जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र यानी कि ये मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं। ठीक है, ये सारे मैप हैं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जनजाति है अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ठीक है, जैसे कभी पूछ ले कि अहोम लोग कहाँ से आके बसे थे, तो ये म्यांमार से आकर बसे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उन्होंने भुइयाँ यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोचहाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। ठीक है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो जनजातियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य क्या है, बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाई कहलाते थे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाई कहलाते थे। ठीक है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ठीक है, पाइक मतलब वही है जिससे जबरन काम करवाया जाता था। ठीक है, इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अब देखिए अहोम समाज जो था वो कुलों में विभाजित था जिनको हम खेल कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप नोट कर ले, पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। अब देखिए जो खेल थे है ना, इसके नियंत्रण में कई गांव होते थे। ठीक है, किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अहोम शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी।
नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, आगे देखिए। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। अब देखिए, बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति थी, पहले अहोम भाषा में और बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष में क्या है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और राजनीतिक आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या एनसीईआरटी के हिस्ट्री क्लास 7 की हिस्ट्री को चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसी तरह के एनसीईआरटी बुक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आप इसकी और भी वीडियो या पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।